मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा। यदि आप इस साल 11th क्लास में आए हैं या अगली साल आने वाले हैं या आप ऐसे किसी बच्चे के पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो उसमें कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, क्या क्या सिचुएशंस, कठिनाइयाँ वो फेस करता है जब उसको अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स साथ में देने पड़ते हैं, और प्रेपरेशन की एक अलग जो प्रेशर होता है उससे कैसे डील करना है। जब हम 10th से 11th में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले आता है कि स्ट्रीम कौन सी लें। अब स्ट्रीम में क्या होता है, किसी बच्चे का मन होता है ह्यूमैनिटीज़, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि साइंस ले लो, तो ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स जीतते हैं एंड बच्चा साइंस ले लेता है। किसी के फ्रेंड्स कॉमर्स में जा रहे होते तो पीयर प्रेशर में आके वो कॉमर्स ले लेता है और अपनी इंटरेस्ट की परवाह नहीं करता या अपने इंटरेस्ट को तब तक जान ही नहीं पाता और ना ही जानने की इच्छा करता है। ऐसे केस में क्या होता है, जो फ्रेंड्स के साथ चला गया उसके अपने इंटरेस्ट लूज हो गए, लेकिन यदि वो अपने इंटरेस्ट के साथ या पेरेंट्स के विश के अकॉर्डिंग उसने स्ट्रीम चूज की है तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं, स्ट्रीम्स चेंज हो जाती हैं। तो हम रेगुलरली जिन क्लास पार्टनर्स के साथ रहते थे वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिससे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चों की साइकोलॉजी पे, एंड इससे डील करने का जो फंडा है वो सिर्फ बच्चों पे नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि वो उन बच्चों को वहाँ पे एज इट इज़ फील कराएं, वो उस चेंज को डील करने में उनकी हेल्प करें। फ्रेंड्स के सिवाय जो एक और ड्रास्टिक चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कौन कौन इस बात से अग्री करता है, बिकॉज जब मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि जो 10th का सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा वास्ट एंड डिफरेंट 11th का सिलेबस होता है। एंड पर्सनली मेरी फेवरेट बायो थी तो मुझे बायो बहुत अच्छी लगी थी, बट मैंने मैथ्स साथ में लिया था तो मुझे 10th के मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आता था, मेरे 11th में उतना अच्छा नहीं आ पाता था और मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं बचा था। तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि कौन कौन इस बात से रिलेट कर पाता है कि 10th में जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनका 11th में इतना वाइड चेंज आता है कि हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और वो सिलेबस कब निकल जाता है हमें एंड तक समझ नहीं आता। तो ये ड्रास्टिक चेंज ऑफ सिलेबस भी, इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए, इसको भी समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। एंड व्हेन आई लुक बैक आई कैन नो कि आप पहले जब स्ट्रीम चूज करें स्पेसिफिकली जो मैथ्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, मैं मैथ्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स में डिफिकल्टी आई थी 11th में, लेकिन आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसकी टेक्स्ट बुक ज़रूर देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि उतना ही बेसिक, उतना ही अंडरस्टैंडिंग आपको तब भी हो सब्जेक्ट की, सिंस अब हर चीज़ बहुत डीप में होगी। इट वुड नॉट बी ओनली कि ऊपर 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 का होगा। एक तो हम चेंज ऑफ सिलेबस, पीयर प्रेशर और अलग अलग प्रेशर से डील कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में उस वक्त बहुत सारे बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो जिनको समझना हमें अपने लिए ही बहुत मुश्किल होता है, दूसरे को हम क्या ही समझाएंगे। कुछ चीज़ें पे हम बहुत जल्दी जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर बड़बड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और फिर अब खुद पे ही गुस्सा आता है कि वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू रिबेल और नोबडी वॉन्ट्स टू हैव एंगर इशूज स्पेशली विद देयर पेरेंट्स एंड डियर वंस। तो बहुत सारे चेंजेस जो अंदर आ रहे होते हैं वो एक्सप्लेन हम न किसी को कर पाते हैं और न ही हमें उनके बारे में ज़्यादा पता होता है, बिकॉज हम सभी इस चीज़ से पहली बार ही गुजर रहे होते हैं। हम अपने बायोलॉजिकल चेंजेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे मेल एंड फीमेल में दोनों में ही बढ़ रहे होते हैं, तो हमें उसी वक्त बहुत अजीब लग रहा होता है। और ये प्रोसेस आई थिंक उससे भी पहले से शुरू हो जाता है, जब 7th 8th में होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम आते हैं तभी अजीब लग रहा होता है। अभी 10th के बाद एकदम सिलेबस चेंज, बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस सब एक साथ पढ़ते हैं। कई लोग इस वक्त हार्मोनल डिजीजेस से भी सफ़र करने के रिस्क पे रहते हैं, सो डू टेक केयर। किसी किसी घरों में पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा स्ट्रीम तो अपनी चूज़ कर ही नहीं पाता, साथ साथ में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स भी चूज़ नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसलिंग की नीड है रेदर देन चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपनी बच्चे की बात को सुनना ही नहीं चाहते, समझने की तो बात ही दूर है।
अगेन पीयर प्रेशर में आकर इस वक्त हम अल्कोहलिज्म की तरफ या और किसी ड्रग्स की तरफ या स्मोकिंग की तरफ आकर्षित ज़्यादा होने की संभावना हमारी रहती है। तो हमें इससे भी बचकर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है। तो जो चीज़ हमें उस स्ट्रेस से बाहर ले जाने वाली दिखेगी, वो चाहे उसका 5 मिनट्स का ही हमें स्ट्रेस बस्टर हो, पर उसके हम आफ्टर इफेक्ट्स नहीं देखते हैं कि वो हमें कितने इलनेस कॉज कर सकती है, हमें किस किस मेंटल और फिजिकल स्थिति में लेके जा सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे अलर्ट अगेंस्ट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म एंड डूइंग ड्रग्स ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ योर लाइफ। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। स्कूल की हसल में और साथ साथ हम अपने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो अचानक से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने 10th तक ट्यूशन्स नहीं लिए होते हैं और अचानक से वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। उस वक्त क्या होता है, अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं कि जो आधा घंटा शाम को पार्क जाया करते थे अब वो भी छूट गया। तो रिलैक्सेशन का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा मटेरियल देते हैं, लेकिन साथ साथ हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हार्श हो जाता है जिन्होंने 10th तक कोई ट्यूशन्स वगैरह नहीं लिए और सेल्फ स्टडी ही की है, और अचानक से ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आता है तो ना हम इधर के रहते ना उधर के रहते, हमारी जो समझने की पावर है वो इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जो हम उससे अच्छा कर सकते थे शायद अगर हम अपने ऊपर टाइम बिता पाते, खुद पढ़ पाते, लेकिन वो टाइम उधर कंज्यूम हो जाता है स्कूल में और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना हमें या बाकी सबको हमसे एक्सपेक्टेड होता है। अब जैसे जैसे स्कूल एग्जाम्स का टाइम आता है और धीरे धीरे 12th के बोर्ड्स का टाइम आता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं, हम प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाते इस हसल में, और बहुत सारे बार हम एग्जाम टेबल पे बैठ के, चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे आगे पूरा ब्लैकआउट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती कि ये क्या पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्पेशली जब बच्चे एमसीक्यूज करते हैं तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन माइंड में रह जाता है कि एक सही आंसर चूज करना उस वक्त बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। साथ साथ क्योंकि हम स्केड्यूल प्लान नहीं कर पाते, ऑलरेडी इतनी हसल चल रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहले से जिनके हम फॉर्म्स भी भर चुके हैं उनकी डेट्स मिस हो जाती हैं, जानते हुए भी। जब हमें पहले से पता था ये तब होने हैं, लेकिन जब वो एग्जाम्स आते हैं हमें पता भी नहीं चलता वो डेट कब निकल जाती है, क्योंकि हमारा प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बन पाता है। अब हम आते हैं कि हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए या अपने लिए चीज़ें बेटर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो अभी अभी जो 11th-12th में आए हैं या आने वाले हैं, या कोई भी शिफ्ट आपकी लाइफ में हुआ है, तो उसके लिए अपने आप को कम से कम 1 से 2 महीने, या हो सकता है आपको उससे ज़्यादा लगे 3 से 4 महीने भी दें। ये एडवाइस मैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी। लेट योर चाइल्ड टेक हिज और हर टाइम, क्योंकि उसका एडजस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो अच्छा तभी पढ़ पाएगा जब वो अपने दिमाग से और फिजिकली अपनी क्लास में, अपने स्टडीज़ के साथ, अपने घर पे एडजस्ट हो पाएगा। वो इमोशनली ठीक होगा, वो मेंटली ठीक होगा, वो फिजिकली फिट होगा, तभी वो अच्छे से पढ़ाई में टाइम डिवोट कर पाएगा और तभी वो रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे दे पाएगा। पेरेंट्स का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर में जितने कम क्लैशेस होंगे उनके और उनके बच्चों के बीच में, जितने कम एंगर इश्यूज होंगे उनके आपस में, और जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उनके साथ भी क्लैशेस कम करने पड़ेंगे आपको अपने बच्चों के लिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई भी डिस्कशन आराम से हो सकता है। तो जितने कम क्लैशेस होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव घर का माहौल होगा आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। जहाँ जहाँ एंगर इश्यूज, क्लेश बढ़ेंगे वहाँ वहाँ दिक्कतें होंगी और वो आपके बच्चे की प्रोडक्टिविटी में नज़र आएगा। आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपके घर का माहौल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड एज वेल एज योर प्रोडक्टिविटी। एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मतलब जहाँ पे भी अच्छा मत होगा, अच्छे विचारों के साथ हम चलेंगे, वहाँ हमारी
लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हम जिस फील्ड में भी जाएंगे वहाँ सक्सेसफुल होंगे। और जहाँ हम बुरे विचारों के साथ आसपास के कलह क्लैशेस के साथ आगे चलेंगे, वहाँ हमारा फेलियर पहले से ही निश्चित है। बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि टॉक टू योरसेल्फ फर्स्ट। बाकी किसी को तो आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पर आप पहले अपने आप से बात कीजिए। बहुत टाइम हो जाता है कि हमें अपनी चॉइसेस ही नहीं पता होती, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, एंड वो जस्ट कम्प्लीटली ओके। वो 11th-12th में ही नहीं, वो बहुत बड़ी एज पे जाकर भी हम अपनी डायरेक्शंस को नहीं समझ पाते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन जब भी आप जागते हैं, अपने आप से बात कीजिए, आपको क्या चाहिए उसके बारे में बात कीजिए, एंड देन ही आप किसी और को बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये विलियम शेक्सपियर की एक सेइंग है जो उन्होंने हैमलेट में लिखी थी, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अपने आप से जब सच बोलेंगे तभी आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर में रहने वाले और लोगों से सच बोल पाएंगे। और यदि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको क्या चाहिए यदि आपको समझ आ गया है, आप वो नहीं बोलेंगे, और डिसीजन चाहे कुछ भी हो, बट आपका बोलना ज़रूरी है, और एक सभ्य लहजे में बोलना ज़रूरी है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बट एक सभ्य लहजे में आपकी बात रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपके इमोशंस जो है बॉटल अप हो जाएंगे। हो सकता है वो आपके एग्जाम्स के वक्त एकदम एक्सप्लोड हो जाए, या फिर आपकी लाइफ में जब नई नई चीज़ें आएंगी और आप उनको नहीं करना चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, तब आप के इमोशंस एकदम एक्सप्लोड हो जाए, और फिर आप ब्लेम गेम शुरू कर देंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने ऐसा कहा था इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो एटलीस्ट आप बोल दें बाकी डिसीजन जो होता है, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स डू नॉट वांट बैड फॉर यू। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप उनकी भी बात सुनिए, समझिए, अपनी भी बात रखिए, और उनसे भी एक्सपेक्ट कीजिए कि वो भी सुने समझें। आई थिंक इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। आपको और आपके बच्चों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप तभी एक मिडवे पे आ पाएंगे, एक डिसीजन पे आ पाएंगे, एंड देन जो भी डिसीजन होता है उसमें अपना 100% दीजिए। बट डू स्पीक अप, डू स्पीक टू योरसेल्फ, एंड डू स्पीक अप एंड सेट योर बाउंड्रीज। आप किसी ऐसे नेगेटिव रिलेटिव, नेगेटिव फ्रेंड या किसी ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना रहिए जो आपकी प्रोग्रेस को या प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। एक और जो दिक्कत देखने को मिलती है वो ये होता है कि बच्चे अपनी स्लीप पैटर्न्स को, या पेरेंट्स के कहने पे वेक स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं। जो सुबह 8-8, 9-9 बजे उठते थे, वो अचानक से एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठते ही पढ़ने बैठ जाए, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। इससे तो आप अपनी नींद खराब कर रहे हैं, और दूसरा कि जो आप जितना पढ़ सकते थे अपनी पूरी स्लीप लेकर, वो आप नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आप इरिटेबल रहेंगे। उसकी वजह से आपको जो करना है उसमें आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। जब नींद पूरी होती है तो आधे घंटे का काम हो सकता है 25 मिनट्स में हो जाए, या उससे भी कम में हो जाए, लेकिन जब नींद पूरी हो जाती है तब आधे घंटे का काम हो सकता है 25 मिनट्स में, या उससे भी कम में हो जाए। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो आधे घंटे का काम डेफिनेटली कम से कम 2 घंटे लेता है। तो जो चीज़ आपको नींद पूरी करने पे थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी, वो चीज़ आप कभी नहीं कर सकते जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो आप स्लीप वेक साइकिल है ड्रास्टिक चेंज मत रखिए, 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है, और वो भी मुश्किल से हो पाता है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की रिफ्रेशिंग स्लीप ज़रूर लीजिए, तभी आप इस फेज को क्रॉस कर पाएंगे। एक और दिक्कत आती है कि हम अपनी हॉबीज़ को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं कि हम शाम को आधे घंटे पार्क खेलने जाया करते थे, अब हमारे पास वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में समय चला जाता है तो हम उसको कम्प्लीटली छोड़ ही देते हैं। तो अपनी चीज़ें ऐसे प्लान कीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट कि चेंज आपको ही लाना पड़ेगा। ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एनरोल भी होना है तो ऐसे होइए कि आपकी जो हॉबीज़ के लिए ना आपको समय ज़रूर मिले, चाहे वो रात को आधा घंटा हो, शाम को आधा घंटा हो। इफ़ यू लव गोइंग टू पार्क, प्लेइंग बैडमिंटन और वॉकिंग और डांसिंग, डू दैट, बिकॉज जब तक आप रिफ्रेश नहीं होंगे तब तक आपका दिमाग नई नई चैलेंजेस को और नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कीप रिफ्रेशिंग योर सेल्फ, एंड डोंट लीव योर हॉबीज अचानक से सारा, डोंट किल योर सेल्फ इन द प्रोसेस। यू नो एवरीथिंग is going to fall in place, but I know you have to work hard, but keep enjoying the process, and that is the most important thing। आप अपने प्रोसेस को enjoy करें। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो सफ़र को इतना खूबसूरत बनाइए, इतना खुशनुमा बनाइए कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ही आएगा।
जिन बच्चों को नॉर्मली भी एंजाइटी रहती है या एंजाइटी की कोई प्रॉब्लम है या ADHD है या नॉर्मल आपकी मेंटल हेल्थ भी है, तब भी आपको नई चीज़ें सीखने से बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो वो गिटार पे थोड़ा प्ले कर सकता है थोड़े समय के लिए, जिसको डांस में इंटरेस्ट हो वो डांस कर सकता है थोड़े समय के लिए। अपने दिन में थोड़ी थोड़ी टाइम ज़रूर निकालिए इन हॉबीज़ के लिए, एंड ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी है और साथ साथ में आपकी मेमोरी को भी बहुत इंप्रूव करेंगी, आपकी एनर्जी को सही जगह लगाएंगी। तो आपके उल्टे सीधे विचार मन में आना पॉसिबल ही नहीं है जब ऑलरेडी आप किसी चीज़ में बिजी होंगे। तो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव होने की जगह कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। एक तो आपकी नई हॉबी, मतलब आपकी हॉबी बन रही हो सकता है वो आपका पैशन और प्रोफेशन बन जाए, और दूसरा आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी जब आप ऑलरेडी बहुत रिलैक्स्ड होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स और बच्चों के लिए कि भेड़ चाल में मत चलिए कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो हमारा बच्चा भी यही करेगा, या मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उस पर काम कीजिए एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। रियली वर्क हार्ड ऑन योर पैशन, योर थिंग्स। भेड़ चाल में मत चलिए, नेगेटिव कमेंट्स से दूर रहिए, स्ट्रेट फैक्ट्स एक्सेप्ट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसमें कोई चेंजेस बोले कि एंगल अच्छा नहीं है या थोड़ा और बेटर तरीके से बोला जा सकता है या शब्दों का प्रयोग और अच्छा हो सकता है, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया। लेकिन अगर कोई बिना देखे नेगेटिवली कुछ भी बोले जा रहा है देन आई वोंट एक्सेप्ट इट ना। ऐसे ही अपनी पढ़ाई में कोई चीज़ जो आपको आगे बढ़ा रही है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए। इफ समबडी इज गिविंग यू दिस थिंग कि प्रॉपर नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, ऑब्वियसली यू कैन ट्राई दैट, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। वो एक कंस्ट्रक्टिव इनपुट हो गया। लेकिन कोई ये बोल रहा है कि तुझे तो कुछ नहीं आता, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसको सुन के अनसुना करना बेटर है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट वर्क हार्ड एंड मूव ऑन, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क दैट विल पे यू ऑफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी डाइट को अच्छा रखिए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फ्लूइड्स खाइए, जंक से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव इनपुट इन योर रूटीन। जंक फूड से थोड़ा डिस्टेंस बनाना ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हैं तो भी उसको धीरे धीरे कम कीजिए, बिकॉज आपको बीमार नहीं पड़ना है, और 11th-12th में ही नहीं, आपको लाइफ में भी बीमार नहीं पड़ना है। तो जंक फूड मिनिमम रखिए और अच्छे हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगेन जो सीजनल हैं। सीजनल का क्या होता है, सीजनल एंड रीजनल, हेल्दी एंड फ्रेश, होम कुक्ड। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं, इनसे क्या होगा, एक तो obviously you will be able to manage the monetary things of your home, और साथ साथ वो अगर आपके सॉइल में उग रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए उतने ज़्यादा ही अच्छे हैं। जो इम्पोर्टेड होते हैं वो उस सॉइल के अकॉर्डिंग उगे हैं, तो जहाँ पे उगे हैं उन लोगों की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, और जो हमारे एरिया में उगे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे समर में मैंगो आता है यहाँ पे, दिल्ली से मैं बात कर रही हूँ तो दिल्ली में मैंगो आता है, तो वो समर के अकॉर्डिंग हमारे लिए अच्छा है। अभी कोई इम्पोर्टेड मैंगो विंटर में देगा तो यहाँ ना तो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा और ना ही हमारी बॉडी के लिए ठीक रहेगा। तो वही फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड होम कुक्ड फूड खाइए जो आपके सीजन का हो, आपके रीजन का हो और फ्रेश हो। होम्योपैथी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है आपके इस चेंजिंग टाइम में। तो यदि आपको एंजाइटी का इशू है, अगर आपको डिप्रेशन का इशू है या ADHD से आप सफ़र करते हैं, तो होम्योपैथी जो है इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है, जिससे आपका एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्टडी बहुत इंप्रूव होगी, सिंस आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होगी। यदि आप धीरे धीरे सेल्फ हार्म की टेंडेंसी बिल्डअप कर रहे हैं तो इसमें भी आपके होम्योपैथी इस टेंडेंसी को कम करने की और धीरे धीरे ज़ीरो करने की हेल्प कर सकती है काउंसलिंग के साथ साथ। कई बार क्या होता है, हमें नींद में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमें इंसोम्निया हो जाता है, या हम ओवर स्लीपिंग करने लग जाते हैं, या तो अंडर स्लीप होता है या ओवर स्लीप करने लग जाते हैं। तो इसमें भी होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है आपको रिफ्रेशिंग स्लीप देने में, ताकि जब आप जागें तो आप एक बेटर पोजीशन में हो पढ़ने के और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने के। होम्योपैथी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन आपकी अभी तक की हिस्ट्री को देख के प्रिस्क्राइब होती हैं और आपके इंटरनल बॉडी पे भी वर्क करती है। So thank you so much for watching this video, and we do provide online consultation and courier medicines all over the world, and do take care of yourself. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए and have amazing results in your life. Thank you so much.